मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ उसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही। C is a constant. आ गया? क्या क्या आया? 4x³ हाँ आगे। हाँ y 2x² y भी आएगा ना, y³ हाँ करेक्ट।
तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं इसको, एक्स रेज टू पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू सी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। तो एक्स रेज टू पावर 4 का आएगा 4x क्यूब इंटू एक्स का dx प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2x इंटू डी एक्स होगा और इंटू वाई स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy और प्लस वाई रेज टू पावर 4 का 4y क्यूब इंटू डी वाई, सी का 0। तो dx के साथ क्या क्या आ रहा है, 4x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस डी वाई के साथ आ रहा है एक्स स्क्वायर 2y प्लस 4y क्यूब। टू काट सकते थे हम लोग, कुछ फंक्शंस पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे एग्जांपल इस तरह का एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, ए इज कांस्टेंट, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, लेकिन एक और वेरिएबल हमने यूज़ किया है टी, इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए, ठीक है। मैं टी को एलिमिनेट करूंगा तो इन दोनों का रिलेशन भी मिल जाएगा। टी को जैसे एलिमिनेट करोगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ रहा है, देखो करेक्ट, ठीक है। तो वाई और एक्स में डायरेक्ट रिलेशन भी हम लिख सकते थे, बट ऐसा नहीं लिखा, हमने क्या किया, थर्ड वेरिएबल यूज़ किया है वाई और एक्स को रिलेट करने के लिए। तो ये जो थर्ड वेरिएबल होता है इसको हम टेम्पोररी वेरिएबल कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें y और x जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और t को हम नाम देते हैं टेम्पररी वेरिएबल, दैट इज पैरामीटर। जब मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत यूज होता है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, पैरामीटर के फॉर्म में। तो जब भी हम थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं दोनों वेरिएबल्स को रिलेट करने के लिए, उसको हम कहेंगे कौन सा फंक्शन, फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो वो बहुत आसान होता है। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2at और x इज इक्वल टू at स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। हम क्या फाइंड करेंगे, y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या 1 2 कर लो। तो फ्रॉम 1 डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 2a कॉन्स्टेंट्स और t का 1, ठीक है। उसी तरह से एक बार सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या आएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, 2a t, a कांस्टेंट और t स्क्वायर का 2t, करेक्ट।
अब हमें क्या फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा, है ना। तो थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फोर्थ इक्वेशन क्या आएगा, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, वन बाई टी, यहाँ से आ गया dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी। तो जो डेरिवेटिव आएगा वो भी पैरामीटर के ही फॉर्म में आएगा। तो एक और एग्जांपल बस इसका मैं दे देता हूँ। इसमें ए और बी कांस्टेंट है, तो पैरामीटर कौन है, थीटा पैरामीटर है, तो आंसर थीटा के टर्म्स में आएगा। क्या है, माइनस बी बाई ए, और हाँ, तो कॉस बाई साइन को कॉट लिख सकते हो, तो माइनस बी कॉट थीटा बाई ए। तो क्या क्या फाइंड करें, y है दिया हुआ कितना, b साइन थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा आएगा, b और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरह से मेरे पास है x इज इक्वल टू
ए कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए साइन थीटा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस बी बाई ए इंटू कॉट थीटा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हम लोग दो एप्लीकेशन बस पढ़ेंगे, मैथ्स में बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे थ्योरम्स भी हैं इसके ऊपर। हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे फिजिक्स में, जिसमें से पहला है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, फाइंडिंग रेट ऑफ क्वांटिटीज़। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, तो कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन नाम होता है उसका, बट उसको लिखते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होगा इसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, करेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ऐसा और चेंज इन टाइम मतलब ऐसा। लेकिन अगर उस दिन भी एग्जांपल दिया था एक दिन, और अगर मैंने टाइम फाइनाइट ले लिया, टाइम मैंने 5 सेकंड ले लिया, तो ये क्या होगा, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलेगा, 5 सेकंड का एवरेज। ठीक है, मुझे अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करूँ, इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा, है ना, टाइम को एक इंस्टेंट के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम को एक इंस्टेंट के बराबर मतलब इस तरह से लिखेंगे उसको, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसको छोटा करके क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, डी वी बाई डी टी। तो उसी तरह से कोई भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज अगर है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ उसको, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी क्वांटिटी को मैं क्यू से डिनोट कर लेता हूँ, उसको हम क्या लिखेंगे, इस चेंज इन क्वांटिटी क्यू अपॉन टाइम टेकन और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो, तो डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो जब भी रेट होगा तो डिफाइंड रेट का मतलब टाइम के साथ, है ना, रेट हमेशा किसके साथ निकालते हैं, टाइम के साथ। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस रहेगा तो टाइम को कैसा ले लेंगे, एक इंस्टेंट के बराबर, मतलब अप्रोचिंग ज़ीरो ले लेंगे, और फिर उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव एक तो हमें क्या देता था, डेरिवेटिव हमें देता था स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए ग्राफ,
और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। दिया होगा लिख के, देखो फर्स्ट क्या है, गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका गिवन है, रेडियस का। ठीक है, तो रेट ऑफ
चेंज ऑफ रेडियस। मतलब उसको लिख कैसे सकते हो, रेडियस का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया डी आर बाई डी टी, और ये गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को किससे डिनोट करोगे, लेटर कौन सा, मतलब ऐसे ही सिंबल सी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी सी बाई डी टी ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये गिवन है, ये फाइंड करना है, दोनों में रिलेशन मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा, तो पहले आर और सी का रिलेशन ढूंढेंगे। आर और सी में क्या रिलेशन होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसका क्या करें तो ये दोनों टर्म्स मिलेंगे मुझे, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, सी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसको डी सी बाई डी टी लिखेंगे, 2 पाई कॉन्स्टेंट्स हैं, आर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसको क्या लिखें, डी आर बाई डी टी लिखेंगे, हो गया, ठीक है। ये तो फाइंड ही करना है, 2 पाई इन टू, ये कितना हो गया अब, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो कितना आया फाइनली, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। इसी तरह से बी है, बी में क्या करना होगा, तो बी में रिक्वायर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब डी ए बाई डी टी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए और आर में रिलेशन ढूंढते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करो, कितना आया, और आर की वैल्यू दी है ना, क्वेश्चन देखो ना लास्ट में, ये लास्ट में देखो, अच्छा वो पुट किया, पाई के टर्म्स में रहने दो, तो 20 पाई होगा। तो पहले ए और आर में एक रिलेशन क्या होता है, ए और आर में रिलेशन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी ए का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो आर स्क्वायर का पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 आर करना पड़ेगा, और उसके बाद डी आर बाई डी टी, ऐसा डेरिवेटिव सीखा ना हमने चेन रूल में लास्ट टाइम, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो मैं कैसे करूँगा इसको, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, क्या था ना ऐसा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, और ये क्या बच गया, डी आर बाई डी टी बच गया, यही लिखा है उधर, ठीक है, ये है। अब वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो वैल्यूज़ क्या क्या पुट कर लें, 2 पाई तो ठीक है रहेगा ही, आर कितना है, आर दिया हुआ है लास्ट में 10 सेंटीमीटर है उस समय, और डी आर बाई डी टी दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो टोटल कितना हुआ, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
आ गया आंसर? क्या क्या आया? ठीक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, गिवन क्या है, साइड लेंथ को क्या ले लूँ, एल ले लेते हैं। ठीक है, तो डी एल बाई डी टी दिया हुआ है हमें कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ, डी एस बाई डी टी। तो एस को कैसे लिख सकते हैं, सरफेस एरिया होता कितना है एल के टर्म्स में, क्या फॉर्मूला होता है, 6L² होता है। इसमें से 6 बाहर आएगा, और क्या करोगे, L² का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 2L dl/dt। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, L² का डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, मैं L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ dl से। ठीक है, तो कितना आ गया ये, इसका 2L आ जाएगा, 12L dl/dt। अब वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो 12L कितना दिया है इस समय, 20 सेंटीमीटर दिया है, और dl/dt कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टोटल कितना आएगा, 480 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसी तरह से अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, L³ होता है। ठीक है, तो L³ का क्या डेरिवेटिव होगा, dl से डिवाइड मल्टीप्लाई, और अब इसका हो जाएगा 3L² इंटू dl/dt। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 3L² का मतलब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और dl/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना होगा, 400 इंटू 6, 2400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और है, कितना आ गया, हाइट दिया हुआ है हमें, तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, πr² h होता है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 2r ना, तो कितना लिख दें, h को 2r लिख देते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2πr³। ठीक है, अब गिवन क्या है, dr/dt कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फाइंड क्या करना है, dv/dt। तो dv/dt कितना होगा, पहले v का फॉर्मूला इसमें पुट कर लेता हूँ मैं, 2πr³ इंटू डिवाइड बाई dt, फिर 2π बाहर आएगा,
डी ऑफ आर क्यूब होगा किसके रिस्पेक्ट में, पहले डी आर से कर लेते हैं, फिर डी आर अपॉन डी टी। कितना हो जाएगा आर क्यूब का, 3r², तो 3 2 6 हो जाएगा r² और डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर लो, तो 6 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा ये, 150 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट एप्लीकेशन दूसरा जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना। इसके पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का समय लेता हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है। मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। तो जैसे एग्जांपल के लिए आसान चीज़ है, एग्जांपल के लिए मेरे पास है y इज इक्वल टू x², एक्स क्यूब ले लो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कितना होगा, 3x²। और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब डेरिवेटिव किसका, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं अब हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 3, मतलब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देना, इतना ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 2x दैट इज 6x, ठीक है। और इसको लिखने का एक नया तरीका क्या होगा, इसको ऐसा लिखेंगे। तो ये सिर्फ नोटेशन है, इसका और कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि मैंने y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है और दोनों बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस तरह का एक नोटेशन मैथ्स में मिलेगा बाद में, अभी तो नहीं मिलेगा, 12th तक नहीं मिलेगा, मैथ्स में भी नहीं मिलेगा, उसके आगे मिलता है। तो मान लो मेरे पास ऐसा कुछ एक दिया हुआ है, इस तरह का कुछ, इसका मतलब क्या होगा, मैंने y को 5 बार डिफ्रेंशिएट किया है, 5 बार में किसके किसके रिस्पेक्ट में किया है, वो है पहले 2 बार x के रिस्पेक्ट में किया, फिर 2 बार t के रिस्पेक्ट में किया, फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। या मान लो इसको मैं कुछ और ही लिख देता हूँ, z लिख देता हूँ, ठीक है। तो y को मैंने 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार t के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इस तरह का नोटेशन होता है, ठीक है। तो उसी में ये नोटेशन सिंपल वाला है, इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ 2 बार डिफ्रेंशिएट किया और दोनों बार x के रिस्पेक्ट में किया, उसको ऐसे लिख रहे हैं। इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये बस सिंबल है। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो बताओ कि ये कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, माइनस साइन x हो जाएगा, करेक्ट। तो y खुद कितना है, y है साइन ऑफ x, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। और अब मुझे फाइंड क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब होता है कि मैं dy बाई डी एक्स को ही एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, और dy बाई डी एक्स कॉस एक्स था तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है।
तो इतना ही है, इसको यूज़ करना है इसलिए मैंने एक बार बता दिया बस थोड़ा सा। अब एक ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई भी एक ग्राफ है इस तरह का, इस ग्राफ को मैं कुछ रीजन्स में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ बीच में एक जगह पर ग्राफ हॉरिजॉन्टल हुआ है और फिर ऊपर चला गया, ऐसा समझो। dy बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ tangent, करेक्ट। अब स्लोप पॉजिटिव कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ पर स्लोप पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, मतलब लाइन ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ रहेगा। तो इफ डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, ये कंडीशंस हैं जो कि याद रखने चाहिए, मैथ्स में जब हो जाएगा तब तो याद करा ही दिया जाएगा। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है ग्राफ का, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है ऐसा। तो उसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। वहाँ पर इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई भी अगर बढ़ रहा है तुम कहेंगे इंक्रीजिंग, एक्स के बढ़ने के साथ वाई कम होने लगा तुम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, जैसे यहाँ है या यहाँ है या उधर है, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन जब वाई इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा? वाई डिक्रीज होगा, जैसे रीजन 2 में हो रहा है इसमें। अब मैं कुछ और लिख रहा हूँ, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? ये है ना, ये है ना। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो y इंक्रीज हो रहा है, इसमें y की जगह क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर ये पॉजिटिव है तो कौन बढ़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स बढ़ेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स इंक्रीजेस। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप कहाँ बढ़ रहा है, स्लोप कहाँ बढ़ रहा है, क्या यहाँ से यहाँ तक स्लोप बढ़ रहा है? देखो यहाँ कैसा स्लोप था, नेगेटिव स्लोप है, यहाँ बढ़ा के कम हुआ, बढ़ा ना, कम नेगेटिव हुआ, ठीक है, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव था, यहाँ कम नेगेटिव हुआ, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा ना, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ता ही तो जा रहा है ना, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव टू ज़ीरो टू पॉजिटिव, बढ़ रहा है, और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बढ़ रहा है, तो स्लोप इस रीजन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस रीजन में ग्राफ का शेप कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने पर कॉन्केव दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ग्राफ इज कॉन्केव अपवर्ड, ऊपर से देखने पर कॉन्केव दिखाई देगा। तो जहां भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पर ग्राफ कैसा होगा, ऊपर से कॉन्केव, ठीक है, इस तरह का शेप, ऊपर से कॉन्केव। और अगर उल्टा हो गया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डिक्रीज होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो स्लोप क्या होगा, स्लोप डिक्रीज होगा। और स्लोप डिक्रीज होने का क्या मतलब होगा, स्लोप कहाँ डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव, ज़ीरो से नेगेटिव, मोर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखो इस रीजन में पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव से ज़ीरो, है ना, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वापस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ के आगे इधर क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, तो इधर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, यहाँ ऊपर से कॉन्केव दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो क्या है, नीचे से कॉन्केव दिखाई दे रहा है, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ नीचे से कॉन्केव दिखाई दे रहा है। तो जहाँ भी स्लोप डिक्रीज होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वहाँ पर ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड रहेगा। तो स्लोप ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो कहाँ होगा, देखो यहाँ कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्केव डाउन, और यहाँ कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्केव अप, बीच में कहीं तो चेंज हुआ होगा ना, ये कोई तो एक पॉइंट होगा ना जहाँ चेंज हुआ होगा, कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप किसी एक पॉइंट पर तो चेंज हुआ होगा ना, जिसके इधर मैं बोलूँगा डाउन है, इसके इधर बोलूँगा अप है, तो इस पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी एक पॉइंट मिलेगा मुझे कहीं पर, इधर क्या है, कॉन्केव अप, और यहाँ क्या है, कॉन्केव डाउन, और यहाँ एक पॉइंट मिलेगा कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप, जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज होगी वहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव ये जीरो मिलेगा। उसको हमें अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी हम लोगों को इतना जानना काफ़ी है। और अब हम ध्यान देंगे किस पर, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें हमें मिनिमम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिनिमम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक पॉइंट होगा मिनिमम, ठीक है। क्या ये मिनिमम है फंक्शन का, उधर इसके नीचे दिखाई दे रहा है मुझे, है ना, तो ये मिनिमम नहीं है, उसको हम कहते हैं लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम का मतलब ये अपने नेबरहुड में सबसे छोटा है, नेबरहुड के पॉइंट्स को ही बस इंक्लूड करना है, उसमें ये सबसे छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम, ठीक है। उसी तरह से एक यहाँ पर पॉइंट है, ये अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है, इधर उससे भी बड़ा वैल्यू है, तो वो पूरा प्रॉपर मैक्सिमम नहीं है, मतलब कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, तो इधर का पॉइंट कहीं पर जाके आएगा उसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा होगा पूरे फंक्शन में, जीरो से इन्फिनिटी में। जो सबसे छोटा होगा उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। हम यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि लोकल मिनिमम बहुत सारे भी हो सकते हैं,
लोकल मैक्सिमम बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे एक ग्राफ अगर इस तरह का हो जाए, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोकल मैक्सिमा है। इधर भी बना ही दिया है मैंने ऑलमोस्ट, ठीक है, और बहुत सारे लोकल मिनिमा भी हैं, ठीक है। अब सारे लोकल मिनिमा फाइंड कर लोगे, उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। उसी तरह से सारे लोकल मैक्सिमा फाइंड कर लेंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। हमें इस फिजिक्स के जो भी सिलेबस है इस समय जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ग्लोबल की बात हम लोगों को नहीं करनी है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम ही फाइंड करना है, ठीक है। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, इसके लिए जो कंडीशन है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एक तो वहाँ पर स्लोप कैसा दिखाई दे रहा है, लोकल मिनिमम पर देखो स्लोप कैसा दिखाई दे रहा है, टेंजेंट ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल स्लोप कितना, जीरो। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट भी हॉरिजॉन्टल होगा, स्लोप कितना, जीरो। तो अगर मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो स्लोप दोनों ही पॉइंट्स पर जीरो होंगे। तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करें दोनों में से, कौन सा मिनिमम होगा कौन सा मैक्सिमम होगा, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो एट लोकल मिनिमम क्या होगा, एक तो स्लोप जीरो होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो। दूसरा क्या होगा, तो वहां पर ग्राफ ऊपर की तरफ कॉनकेव होगा, होगा ना। दोनों में डिस्टिंक्शन वही है, स्लोप दोनों पॉइंट्स पर जीरो है, लेकिन एक में क्या है, ग्राफ ऊपर की तरफ कॉनकेव है जहाँ पर मिनिमम, और जहाँ मैक्सिमम है वहाँ पर नीचे की तरफ कॉनकेव है। तो इनमें से एक कंडीशन हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम पर क्या होगा, ऊपर की तरफ कॉनकेव, ऊपर की तरफ कॉनकेव मतलब ये कंडीशन आएगा, ठीक है। और एट लोकल मिनिमम लिखा ना, मैक्सिमम स्लोप जीरो एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम पर क्या होगा, नीचे की तरफ कॉनकेव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव। अब ये दोनों कंडीशंस जरूर याद रखना है। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स।
स्टार्ट करूँ मैं? देखो करना क्या है, सबसे पहले इनमें से कोई लगेगा कंडीशन मिनिमम या मैक्सिमम के लिए। तो इसमें पहला कंडीशन दोनों में कॉमन है, पहले इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए dy बाई डी की जरूरत है, फाइंड करते हैं। dy बाई डी कितना आएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी जरूरत है, तो वो भी फाइंड कर ही लेते हैं। कितना आएगा? तो dy बाई डी आया है, इसी को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा ना, माइनस 12 x का 1 9 का 0, यही आएगा। अब ये दोनों फाइंड कर लिए। अब इसके बाद यूज़ करते हैं इसको, फर्स्ट जो कंडीशन है उसको, dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दोनों को मिला के मैं क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जहाँ मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो dy बाई डी एक्स इज 0। अब dy बाई डी एक्स पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज 0। एक्स कितना आया? तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। अब इन दोनों पॉइंट्स पर ही मुझे सेकंड कंडीशन चेक करना है ना। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो 6x माइनस 12 था, उसमें मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 1 पुट कर रहा हूँ। कितना आ जाएगा? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? कौन सा वाला? लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? y इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। y की लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? x इज इक्वल टू 1 पर मिलेगी। और कितनी मिलेगी? तो उसके लिए हम 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे y में। तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं 1 x इज इक्वल टू 1 पुट करना है मुझे, तो इसमें 1 पुट कर लेता हूँ। तो कितना होगा? 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 6, कितना हो गया टोटल? -2 ना, ठीक है, -2। और दूसरा पॉइंट क्या है? अब ये ध्यान रखना है कि अंदाज़ा नहीं लगाना है एक मैक्सिमम आया तो दूसरा मिनिमम ही होगा, क्योंकि फंक्शंस बहुत आड़े टेढ़े भी होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैक्सिमम नहीं मिले, दो मिनिमम मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए अंदाज़ा नहीं लगाना है, चेक करना चाहिए। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा क्या है? ये हो गया। और ये कितना मिलेगा? तो 6 इंटू 3 पुट करना है अभी, -12, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब y क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिनिमम। एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब अगर y की लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कितनी आएगी? उसके लिए मुझे 3 पुट करना पड़ेगा, किस में? y की वैल्यू में। तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 27, 27 54, और ये 54 कट गया, -6।
ठीक है, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू है एक्स प्लस वन बाई एक्स, छोटा ही है। मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ दो बार। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स का वन, और वन बाय एक्स का क्या होता था, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर माइनस वन है ये, तो माइनस वन इंटू एक्स का पावर माइनस टू। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो वो कितना आएगा, वन का तो ज़ीरो होगा, और क्या आएगा वन बाय एक्स स्क्वायर का, एक्स का पावर माइनस टू है तो क्या आएगा माइनस टू, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और एक्स का पावर माइनस थ्री, तो वन बाय एक्स क्यूब, मतलब ऐसा हो जाएगा टू बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या जरूरी है, स्लोप ज़ीरो हो, पहला कंडीशन स्लोप ज़ीरो। मतलब वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज ज़ीरो, तो इससे क्या सॉल्यूशन आएगा, तो एक्स इज आइदर वन और माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हैं, दोनों में चेक करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पहले चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, टू अपॉन माइनस वन का क्यूब, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मैक्सिमम होगा। सो y इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितना, माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस वन पुट कर लेंगे फंक्शन में, तो क्या आएगा माइनस वन प्लस वन बाय माइनस वन, माइनस टू। और दूसरा पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, टू बाई वन का क्यूब, वहाँ से मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगा, वाई आ जाएगा कैसा, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, और y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम वन पुट कर लेंगे, जो गिवन फंक्शन था वन प्लस वन बाई वन इज टू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू टू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू। कुछ अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। हाँ, मतलब ये कि डाउट होता है कई बार कि मिनिमम ज़्यादा है और मैक्सिमम कम है, इसलिए मैंने पहले ही बोला फंक्शन अजीब अजीब होते हैं। और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि फंक्शन ऐसा होता है, वन बाय एक्स भी है इसमें, तो एक्स को ज़ीरो रखोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, है ना, तो मतलब वहाँ पर ग्राफ नहीं बनेगा, तो ग्राफ इसका इस तरह का आता है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिल रही है उसकी, और मिनिमम वैल्यू यहाँ मिल रही है उसकी, है ना, और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो लोकल मिनिमम है इसलिए ऐसा मिल रहा है, लोकल मिनिमम है इसका, अपने नेबरहुड में मिनिमम, और जो हमने फाइंड किया हो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक ट्रिगोनोमेट्री का देता हूँ।
x ले लेना 0 से 2 पाई में। मतलब उससे बाहर की वैल्यू पुट नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट, पहले क्या करना है, दो डिफ्रेंशिएट करके लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस रूट थ्री कॉन्स्टेंट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस रूट थ्री और साइन एक्स का कॉस एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं, तो उसके लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हो, कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री साइन एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स से डिवाइड कर लूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, tan एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री ना, यही आएगा ना। तो x तो कुछ और आ गया, 60 डिग्री आया ही नहीं। x कितना आ गया, पाई बाई सिक्स और 7 पाई बाई 6 हो गया। tan होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गई दो वैल्यूज। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट कर लेंगे। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, साइन पाई बाई सिक्स हो जाएगा। साइन पाई बाई सिक्स कितना होता है, 1/2 और माइनस रूट थ्री टाइम्स कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स कितना होता है, √3/2। तो दोनों नेगेटिव है तो डेफिनेटली नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। एंड इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए y के एक्सप्रेशन में हम पुट कर लेंगे x को पाई बाई सिक्स। तो x को पाई बाई सिक्स पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस √3 इंटू √3/2 विच इज 2। और दूसरा होगा एट x इज इक्वल टू, कौन सा था, 7 पाई बाई 6। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, क्या था, माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 इज -1/2, तो प्लस हो जाएगा। और माइनस √3 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा, -√3/2, तो प्लस, मतलब 2 हो गया तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया मतलब 7 पाई बाई 6 पर मिनिमम है, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए y का एक्सप्रेशन है, उसमें साइन 7 पाई बाई 6 -1/2 और प्लस √3 इंटू -√3/2, तो ये हो जाएगा -2।
इसमें लिखने की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, बट एक्स पॉजिटिव होगा इतना क्लियर होता है। ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज़। क्या आया? मिनिमम आया, कहाँ पर आया? एक्स इज इक्वल टू 1 पर है, और वो कितना है? एक्स इज इक्वल टू 1 पर तो ज़ीरो हो जाएगा ना वो। लॉग ऑफ 1। अच्छा, लॉग नहीं पता है तुम लोगों को? अरे तब तो पेनफुल है।
तो पहले लॉग बताओ फिर तो। चलो पहले लॉग बताना पड़ेगा। कितना आया मिनिमम वैल्यू? -1/e एट x इज इक्वल टू 1/e। करेक्ट। नहीं आएगा, 1/e आएगा। ठीक है देखो, पहले मुझे लॉग बताना पड़ेगा। मैं लॉग बता देता हूँ पहले। 5 मिनट में। तुम लोग बेस और एक्सपोनेंट जानते हो, करेक्ट? बेस एक्सपोनेंट जानते हो तुम लोग? है ना? इसमें ए को क्या बोलते हैं और वाई को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है? और ए रेज टू पावर वाई की वैल्यू है एक्स। तो अगर ऐसा है तो इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है ऐसा। सॉरी, ये, हाँ ये सिंबल ठीक नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो तुम लोग जानते ही हो, तो मतलब ये भी जानते हो, है ना? इसमें बस कुछ कंडीशंस होती है, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है? और वो कंडीशंस फिजिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्स एक तो मैंने लिख दिया है उधर, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और ए पॉजिटिव होना चाहिए, बट 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कंडीशंस हैं। इसके अलावा ये और ये दोनों आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? तो जैसे अगर मुझे फाइंड करना है लॉग ऑफ बेस, में कुछ लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे बेस ही कहते हैं, ठीक है? तो बेस को मैं लिख देता हूँ ऐसा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी वाई की? हाँ, 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से पढ़ लेना है, क्या होगा? 10 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 1000, ठीक है? जब भी लॉग में कुछ लिखा हुआ मिले तो उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना है, फिर आसान हो जाएगा वो हमारे लिए, करेक्ट? तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसको यहाँ क्या पढ़ेंगे? a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? 10 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 1000, तो y कितना हुआ? 3 हो गया।
इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास है, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, कितना आएगा ये, 5 आएगा, है ना, क्योंकि 2 रेज टू पावर दिस इज इक्वल टू 32, ऐसा हम पढ़ेंगे इसको, तो 2 रेज टू पावर व्हाट इज इक्वल टू 32, 5। ये कितना होगा, तो 4 का कौन सा पावर करेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा ना, तो स्क्वायर रूट मतलब हाफ, है ना, तो 4 का कौन सा पावर करेंगे तो 2 आएगा, हाफ करेंगे, 4 रेज टू पावर 1/2 इज 2, ठीक है। पॉइंट टू को 1/5 पढ़ो, आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/5 का कौन सा पावर करोगे तो 25 आएगा, तो 1/5 का -1 करोगे तो 5 बन जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो 25 बनेगा, तो टोटल क्या हो गया, तो 1/5 का पावर -2, ये हो जाएगा 25, तो यही लॉग होता है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अब लॉग में जब बेस ई हो जाता है तो उसको हम एक नया सिंबल दे देते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी बेस यहाँ रख सकते हो तुम, LOG जब लॉग को हम लिखते हैं तो कोई भी बेस रख सकते हो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं बेस ई रख देता हूँ तो उसको एक अलग सिंबल दे दिया जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं, मैं इस फॉर्म में लिखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी को लोग ऐसा लिखते हैं, मतलब नेचुरल लॉगरिथम इसको कहा जाता है, एन फॉर नेचुरल है वहाँ पर, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, और ई वही 2.71 जो बताया था वही नंबर है, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसमें कि कोई भी बेस रहे, बेस को 1 तो नहीं रखेंगे हम कभी, तो कोई भी बेस रहे, अगर मैं 1 का लॉग निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, तो ए का पावर कितना करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 करेंगे तो आ जाएगा, है ना, तो कोई भी बेस रहे अगर 1 का लॉग निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका कितना पावर करोगे तो 1 आएगा, 0, किसी भी नंबर का क्या पावर करोगे तो 1 आएगा, 0, ठीक है। अब इतना किया ही है मैंने, तो मैं और 2 रिजल्ट्स लिख देता, 3 रिजल्ट्स हैं,